हेलो फ्रेंड्स। अगस्त 8 थी तारीख, अगस्त 8 1942। एक सिंगल आदमी, सिंगल मैन स्टैंड्स एट द माइक्रोफोन इन बॉम्बे ग्वालियर टैंक मैदान। ही इज 72 ईयर्स ओल्ड, माइंड इट, 72 साल का है, बूढ़ा है, आधा ब्लाइंड हो चुका है। एंड ही सेज टू वर्ड्स दैट शेक एन एंटायर एम्पायर। ही सेड, डू और डाई। सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग डीप, very deep into quit India movement of 1942. And this is not just a history lesson, mind it. This is a story of how a colonized nation decided it had enough. जब हमने डिसाइड किया कि बस अब बहुत हो गया. Now, in this session, we will cover the causes, the events, the key players, the result, the historiography, and we will critically analyze what actually happened and what historians debate even today. So, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्विट इंडिया मूवमेंट। सिविल सर्विस एग्जाम और अन्य सभी एग्जामिनेशंस, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीलिम्स और मेन से बहुत सारे सवाल इस टॉपिक से बनते हैं। और 2024 में मेंस में एक डायरेक्ट क्वेश्चन बना था क्विट इंडिया मूवमेंट पर। उस क्वेश्चन का आज हम आंसर जो है वो लिखने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमें बैकग्राउंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट पर जो है वो क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था मेंस 2024 जीएस पेपर 1 में। सो लेट अस स्टार्ट, शुरू करते हैं इस सेशन को। बट मेक श्योर कि आप इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड जितने भी ज्यादातर जो क्वेश्चन है प्रीलिम्स के और मेंस के, उन्हें आज हम डील कर लेंगे इस सेशन में, ठीक है। और फाइनली मैं आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर करके आंसर, कि हमें आंसर लिखना कैसा, क्या आंसर लिखना है इस सवाल का जो 2024 में यूपीएससी ने पूछा था मेंस में। राइट। सो सबसे पहले आप लोग जानते ही हैं कि मैं आपको हिस्ट्री के बैकग्राउंड में लेकर जाऊंगा। राइट, क्या हुआ उस समय, व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम ऑफ इंडिया एंड ऑब्वियसली ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर टू वाज इन फुल स्विंग, फुल रेजिंग वर्ल्ड वॉर टू चल रहा था। हिटलर ने कॉन्कर कर लिया था मोस्ट ऑफ द यूरोप। जापान छोटा अब स्टेट नहीं बचा था, जापान बहुत अग्रेसिवली इंपीरियल हो चुका था। एंड जापान जस्ट टुक ओवर सिंगापुर। सिंगापुर जिसे माना जाता था कि ये ब्रिटिश का इनप्रेग्नेबल फोर्ट्रेस है, जहां से ब्रिटिश साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया में एंटर करते हैं, उस सिंगापुर को जापान ने जीत लिया। जापानीज बॉम्ब जो है वो कलकत्ता पर, रंगून पर गिर रहे थे। राइट, ब्रिटिश एम्पायर जो कि एक टाइम पर ऑलमोस्ट एक चौथाई दुनिया पर रूल कर रहा था, वो ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था, थर थर कांप रहा था इनफैक्ट। और इंडिया में क्या माहौल चल रहा था, द क्राउन ज्वेल माना जाता है, बोला गया इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर का। सिचुएशन बहुत एक्सप्लोसिव थी इंडिया में। वॉर टाइम इन्फ्लेशन वाज रूलिंग ऑर्डिनरी फैमिलीज, महंगाई बहुत ज्यादा थी। फूड जो है वो आर्मी की तरफ घुमा दिया जा रहा था फूड को। बंगाल वाज स्लाइटली, नॉट स्लाइटली, बंगाल वाज धीरे धीरे, ग्रेजुअली इट वाज स्लाइडिंग टुवर्ड्स व्हाट विल बिकम द वर्स्ट फैमिन ऑफ द 20th सेंचुरी। तो फूड की शॉर्टेज थी, वो धीरे धीरे बंगाल में, उसका रिजल्ट क्या हुआ, 20th सेंचुरी का सबसे भयानक फैमिन हमें 1944-45 में बंगाल में देखने को मिलता है। एंड इनफैक्ट उसके बाद भी इंडियन सोल्जर्स जो है वो ऐसी लड़ाई में मरते जा रहे थे जिससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। ये इंडिया में सिचुएशन चल रही थी। पॉलिटिकली बात करें, सो पॉलिटिकली कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था 1939 में इन प्रोटेस्ट, व्हेन उस समय का वाइसरॉय जो है, दैट वाज लिनलिथगो, ही डिक्लेयर्ड इंडिया अ बेलिजरेंट नेशन विदाउट कंसल्टिंग अ सिंगल इंडियन। नाउ सिंस देन देयर वाज अ कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। इंडियंस आर बीइंग गवर्नड एंटायरली बाय इंपीरियल फिएट, जो इंपीरियल ऑर्डर्स है उस पर चल रहा था, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क पूरी तरह उसका उसका डेडलॉक चल रहा था। बिकॉज 37 में जो इलेक्शंस हुए थे, उसके रिजल्ट में जो गवर्नमेंट्स प्रोविंशियल लेवल पर इंडियन लीडर्स ने फॉर्म करी थी, दे ऑल रिजाइड इन 1939। जब लिनलिथ को कहते हैं कि भैया इंडिया इज ऑल्सो बेलिजरेंट, यानी इंडिया भी जो है वो हिस्सा है लड़ने वालों पे, और इंडियंस जो है वो लड़ेंगे, हम भर्ती करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों को, और आप जो है पार्टिसिपेट कीजिए जल्दी से जल्दी। तो इतने में तो भड़क गए लोग कि ऐसे कैसे, हमारी लड़ाई नहीं, हमारा कुछ नहीं, आप जो है वो हमें जोड़ के रह सकते हो। सो दैट इज व्हाट द सिचुएशन ऑफ दैट टाइम, ये चल रहा था इंडिया में, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल डेडलॉक, और लोग जो है वो बहुत बुरी तरह से भड़के हुए थे। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कि कॉजेज क्या है मेन। सो दिस वाज द बैकग्राउंड। इस बैकग्राउंड में मतलब हमें क्विट इंडिया मूवमेंट देखने को मिलता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर दोज इवेंट्स दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट। इस तरह जो है वो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है 2024 में। तो आइए अब हम उन इवेंट्स को भी समझ लेते हैं। राइट, तो सबसे पहला है द फेलियर ऑफ द क्रिप्स इंडिया मिशन। ये क्रिप्स इंडिया मिशन क्या है? कहानी है मार्च 1942 की। चर्चिल साहब जो है, सर विंस्टन चर्चिल, ही सेंट सर स्टैफर्ड क्रिप्स। स्टैफर्ड क्रिप्स क्या थे? लेबर पार्टी के एक पॉलिटिशियन थे, जो कि ही वाज समवट सिंपैथेटिक टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया की जो है वो थोड़ी सी सपोर्ट कर रहे थे, इंडियंस की सपोर्ट कर रहे थे इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। उन्हें भेजा गया कि भैया, उनका कहने का मतलब इंडियन लीडर्स के साथ और इंडियन मासिस के साथ उनका रैपर जो है वो थोड़ा अच्छा है, रिलेशनशिप अच्छा है, तो उन्हें भारतीयों को मनाने के लिए जो है वो भेजा विंस्टन चर्चिल ने 1942 में मार्च में। राइट, क्या करने के लिए भेजा? टू नेगोशिएट इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर। और बदले में क्या ऑफर कर रहे थे हमें? डोमिनियन स्टेटस। लेकिन वो भी वॉर के बाद, इमीडिएटली आपको डोमिनियन स्टेटस नहीं देंगे हम, ठीक है।
राइट। आज अभी आपके लिए कुछ नहीं है, मे बी अगर हमारा मूड होगा तो वॉर के बाद जो है वो हम आपको दे देंगे समथिंग रिजेंबलिंग इंडिपेंडेंस, लेटर वी विल प्रोवाइड यू। तो इस तरह की बेसिकली मीठी गोली जो है वो देने के लिए भेजा था सर स्टैफर्ड क्रिप्स को। उन्हें लगा कि इंडियंस जो है वो इतने बेवकूफ हैं, मान जाएंगे। ठीक है, जो पिछले 30-50 साल से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल जो चल रहा है, इतनी सी मीठी गोली से मान जाएंगे। ठीक है, सो गांधी ने बिल्कुल, नॉट जस्ट गांधी जी बट रेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स, उन्होंने सबने जो है वो यूनानिमसली इसे रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट यहाँ एक बहुत फेमस कोट है गांधी जी का, दैट गांधी जी कॉल्ड क्रिप्स मिशन अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। तो अगर कहीं ये सवाल बनता है कि ये कोट किस कंटेक्स्ट में कहा गया है, किसने कहा है, तो कहा है गांधी जी ने, और किस कंटेक्स्ट में कहा है, अबाउट द क्रिप्स इंडिया मिशन, आपको याद रखना है। अब सवाल यह है कि वाई फेलिंग, है ना। क्या है कोट, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। सो वाई फेलिंग, बिकॉज ब्रिटेन वाज लूजिंग द वॉर ड्यूरिंग दैट टाइम इन 1941-42। क्लियरली ये नजर आ रहा था कि जर्मनी जीत रहा है। जर्मनी बहुत आसानी से उन्होंने फ्रांस पर कंट्रोल कर लिया। जर्मनी रशिया में काफी अंदर तक एंटर कर चुका था, राइट। और ऑलमोस्ट जो सेंट्रल यूरोप है और वेस्टर्न यूरोप है और ईस्टर्न यूरोप है, वो ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीटली जर्मनी के कंट्रोल में था। और ब्रिटिश साइड जो है वो बहुत बड़े लॉसेज उन्हें झेलने पड़ रहे थे। ऑपरेशन मार्केट गार्डन करके एक ऑपरेशन 1941 में हुआ था, वो एलाइज की एक बहुत बड़ा ब्लंडर था और बहुत बड़ा फेलियर था। तो उस समय क्लियरली दिख रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है वो जीत रहे। सॉरी, गलती कर दी मैंने, ऑपरेशन मार्केट गार्डन 1944 का है, 44 45। बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज 1941 में बुरी तरह जो है वो अलाइज फोर्सेस हार रहे थे और दिख रहा था क्लियरली कि जर्मनी जो है वो जीत रहा है, राइट। दैट इज वाई गांधी जी ने कहा कि अपोज डेटेड चेक ऑन अ फेलिंग बैंक। नाउ द ऑफर वाज आल्सो स्ट्रक्चरली फ्लॉड। क्यों? क्योंकि ऑफर में ये भी क्लॉज था कि जो प्रोविजंस हैं, जो प्रोविंसेस हैं, दे कुड ऑप्ट आउट ऑफ द इंडियन यूनियन। जो डोमिनियन स्टेटस बनाया जाएगा इंडियन यूनियन का, उससे जो भी प्रोविंसेस जिसको यूनियन को छोड़ना है वो छोड़कर चले जाओ। तो बेसिकली लाइसेंस देने की कोशिश की जा रही थी, फ्रेगमेंटेशन का, डिसेंट्रलाइजेशन का, बाल्कनाइजेशन करने की कोशिश की जा रही थी, साइक्स पीको किया जा रहा था, राइट। आई होप आपको साइक्स पीको के बारे में पता हो या बाल्कनाइजेशन क्या है आपको पता हो। सो इट वाज स्ट्रक्चरली फ्लॉड, क्योंकि प्रोविंसेस जो है वो देवर अलाउड कि भैया आप जो है वो इंडियन यूनियन को छोड़कर चले जाओ, तो इससे तो गारंटी हो जाएगी कि फ्रेगमेंटेशन होगा ही होगा, राइट। एंड नॉट जस्ट दैट, ऑन टॉप ऑफ इट वाइसरॉय, डोमिनियन तो है ही, यानी कि ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा रहेंगे। डोमिनियन का मतलब है विल बी पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, राइट, डोमिनियन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ऑन टॉप ऑफ इट वाइसरॉय विल रिटेन ऑल दी पावर्स ऑफ डिफेंस। डिफेंस की जो सारी पावर है वो वाइसरॉय के पास होगी, राइट। और यानी कि हम अपनी खुद की जो है वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस नहीं कर सकते, अटैक तो चलो हम हमारी रही नहीं है फिलोसफी, लेकिन डिफेंस भी नहीं कर सकते। सो क्रिप्स इंडिया मिशन को कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने और जितने भी पॉलिटिकल सिस्टम्स, नेशनल सिस्टम उस समय मौजूद थे, उन सबने मिलकर रिजेक्ट कर दिया। सो दिस वाज द फर्स्ट कॉज, द क्रिप्स इंडिया मिशन। एंड कितना कम वो ऑफर कर रहे थे, कितना गलत वो ऑफर कर रहे थे, राइट। तो बेसिकली हुआ ये कि जो नेगोशिएशंस अभी तक चल रहे थे, वो नेगोशिएशन हमें क्लियर हो गया कि अब नेगोशिएशन से काम नहीं चलेगा। बहुत सालों से मीठी गोली देने की जो है ब्रिटिशर्स कोशिश कर रहे हैं, और अब जब वो हार रहे हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी, राइट। ऐसे में भी वो सिर्फ डोमिनियन स्टेटस देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हमें पता है कि वो कमजोर हैं। तो हम एक ऐसा मूवमेंट करते हैं कि अब की बार तो अब उन्हें हम उखाड़ कर ही छोड़ेंगे। ठीक है, सो इन दैट सेंस दिस इज अ कॉज, द फेलियर ऑफ द क्रिप्स मिशन इज द कॉज बिहाइंड द क्विट इंडिया मूवमेंट। ऑलराइट, नेक्स्ट अप, नेक्स्ट इज अदर क्या क्या फैक्टर्स हैं उन्हें देखते हैं। तो जापान का थ्रेट, ठीक है। सो जापानीज इंपीरियल आर्मी कोई दूर दराज का थ्रेट नहीं था कि फार ईस्ट एशिया में जो है वो जापानीज आर्मी, नहीं। बाय अप्रैल 1942 दे वर इन द अंडमान आइलैंड्स, इंडियन टेरिटरी में एंटर कर गए थे। सुभाष चंद्र बोस सून वो अलाइन करने जा रहे थे जापान के साथ टू फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी। तो यानी कि इंडिया के इतने नजदीक इंडियन लीडरशिप जो है उनके साथ जुड़ना शुरू हो गई थी, राइट। नाउ देयर वाज अ जेन्युइन फियर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए। देयर वाज अ जेन्युइन फियर ऑफ जापानीज इन्वेजन भारत पर, क्योंकि बर्मा को जो है वो कंट्रोल कर चुके थे। अब नेक्स्ट जो है वो उन्होंने बंगाल में एंटर करना था, असम बंगाल में एंटर करना था, और इंडिया के कुछ रीजन को, टेरिटरी को जो है वो कॉन्कर करना शुरू ही करने वाले थे। सो जापानीज इन्वेजन वाज अ रियल थ्रेट। एंड दूसरी साइड कंबाइंड विद ब्रिटिश कॉलोनियल कंट्रोल। सो एक साइड ब्रिटिशर्स, एक साइड जापान, जापानीज आएंगे। अब ब्रिटेन की तो क्राउन ज्वेल है इंडिया, आसानी से तो छोड़ेंगे नहीं। अगर वो जापानीज भारतीय में एंटर करेंगे, ब्रिटिशर्स रजिस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली पिसेंगे तो हम ही, इंडियंस नहीं पिसना था। तो दिस वाज अ, मतलब एक बहुत खतरनाक फियर था, बिकॉज इट कुड बी, जापानीज इन्वेजन कुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर इंडिया। तो सब इंडियन नेशनलिस्ट ने हमने आर्ग्यू किया कि भैया इंडियंस के लिए आप जो है वो लड़ रहे हो। अगर जापान इन्वेट करता है, ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया के लिए लड़ेंगे ऑब्वियसली। इंडियन से तो आप पूछ ही नहीं रहे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। हमारे फेट के बारे में हमसे कोई डिसाइड ही नहीं कर रहा है। तो नाउ इट इज टाइम कि भैया ब्रिटिशर्स को उखाड़ कर फेंका जाए, ठीक है। एक और कारण है इकोनॉमिक डेवस्टेशन, कि क्यों क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ। वॉर जो है वो एक स्टेटमेंट में टाइम एंड अगेन अपनी क्लास में बोलता हूं, और उसका मतलब क्या है वो मैं क्लास में ही ऑब्वियसली समझाता हूं, दैट वॉर इज बैड फॉर बिजनेस अनलेस योर बिजनेस इज वॉर, राइट। सो वॉर जब भी होता है ना, तो बिजनेस की ऐसी तैसी हो जाती है, सारे बिजनेस जो है वो उथल पुथल हो जाता है, इकोनॉमी प्रेडिक्टरी बन जाती है,
प्रीडेटरी, शिकारी इकोनॉमी बन जाती है। प्राइसेस डबल और ट्रिपल हो गए एट दैट टाइम, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान। एसेंशियल गुड्स जो है वो डिसअपियर हो गए, मास लेवल पर जो है वो होर्डिंग हो रही थी, जमाखोरी चल रही थी। बंगाल वाले एरिया में स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का इस्तेमाल किया जाता था। स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब ये है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यानी कि अपने बंगाल में क्या होता है, चावल के जो धान का जो स्टोरेज है सब में आग लगा दी, घास भी जला दी, राइट। अब सारे ब्रिजेस तोड़ दिए, सारी कम्युनिकेशन लाइंस तोड़ी, जगह जगह पीने के जो सोर्सेज है उसमें जहर डाल दिया। यानी कि हम अगर कोई रिसोर्स नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम दुश्मन को भी कोई रिसोर्स नहीं छोड़ेंगे कि वो भी इस्तेमाल ना कर सके। ठीक है, यानी कि जापानीज अगर बंगाल में एंटर करते हैं तो उनको अपनी आर्मी को फीड तो करना ही पड़ेगा, उनको अपनी आर्मी को पानी भी पिलाना है, उनको कम्युनिकेशन भी करना है, उनको ट्रेवल भी करना है। तो ये सारे सिस्टम को भस्म कर दो, इसको बोलते हैं स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी। और इसके चलते जो है वो ऑब्वियसली बंगाल वाले एरिया में स्कैरसिटी फैल गई, राइट, एंड दैट ग्रेजुअली रिजल्टेड इनटू फैमिन। सो डिस्ट्रॉइंग ऑल द बोट्स वर ब्रिजेस और जो भी चीजें हैं, राइस स्टॉक्स हैं, दे वर ऑल डिस्ट्रॉयड, ताकि जापानीज जो है उसका इस्तेमाल ना कर सके, राइट। दैट इज अनदर रीजन, दैट इकोनॉमिक डेवस्टेशन। उसके अलावा नेक्स्ट रीजन है दैट देयर वाज अ रेडिकल टर्न विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस में से भी एक रेडिकल फैक्शन जो है वो निकल कर आ रहा था, क्योंकि गांधी जी बहुत लंबे समय से नॉन वायलेंस की बात कर रहे थे। कांग्रेस में से अंदर से आवाज आ रही थी कि अब नॉन वायलेंस काम नहीं करेगा, नाउ इट इज टाइम टू डू समथिंग रेडिकल, राइट। सो बाय 1942 कांग्रेस इटसेल्फ हैड चेंज। सुभाष चंद्र बोस हैड बीन एक्सपेल्ड, उनको निकाल दिया गया था, बट देयर मिलिटेंट नेशनलिज्म और उनका इन्फ्लुएंस बरकरार रहा। सो जयप्रकाश नारायण एंड राम मनोहर लोहिया जैसे यंगर लीडर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे उनका मिलिटेंट नेशनलिज्म। किसका? सुभाष चंद्र बोस का। जो कि मोर रेड, जो ये लीडर्स जो हैं वो ज्यादा रेडिकल थे और ज्यादा सोशलिस्ट थे, राइट। एंड एट द सेम टाइम गांधी जी भी जो है वो कहीं ना कहीं, who was considered to be the apostle of patience, finally concluded that a dramatic uncompromising action was necessary and the time for negotiation was over। क्योंकि क्रिप्स इंडिया मिशन के बाद क्लियर हो गया था कि अब नहीं नहीं नहीं, हार रहे हैं वो लोग, उनको क्लियरली नजर आ रहा है। 1941 में क्लियर लग रहा था कि ब्रिटिश जर्मनी ही जो है वो जीतने वाले हैं। तो हारती हुई सिचुएशन में भी ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया को छोड़ने को अगर राजी नहीं है, तो क्लियरली नजर आ रहा था कि नेगोशिएशन नहीं हो पाएगा, अब कोई रेडिकल स्टेप उठाना ही पड़ेगा। तो गांधी जी ने भी उठाकर जो है वो नारा दे दिया, डू और डाई, राइट। उसे भी थोड़ा और डिटेल में समझेंगे ये डू और डाई क्या है जब हम क्लासरूम में प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड तरीके से। देखिए, दिस वन ऑफ वीडियो में आपको मैं डू और डाई की पूरी फिलोसफी जो है वो अच्छे से नहीं समझा पाऊंगा। क्यों? आई हैव अ गुड रीजन। बिकॉज आपको एक लाइन से पहले सारे टॉपिक पढ़ते आने पड़ेंगे। आपको 1885 से या इनफैक्ट 1857 से कहानी जो है वो समझनी शुरू करनी पड़ेगी। सारे कहानी के पात्रों को मैं 1857 से समझाऊंगा जब, राइट, तब जाकर आपके दिमाग में बहुत क्लियर पिक्चर जो है वो 1942 की जाकर बनेगी। यहां में क्वेश्चन में हम क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें कोट कर सकते हैं वो इस वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो थे रीजंस, क्या क्या कॉजेज हैं। अब बात करते हैं कि लीडरशिप, कौन कौन से लीडर्स जो है वो उस समय एक्टिव थे। लेट अस डिस्कस अबाउट देम। सबसे पहले तो गांधी जी। गांधी जी was the moral center of this whole Quit India movement, right? Gandhi's decision to launch Quit India was arguably the most radical of his life, right? मतलब लोग भी हैरान हो गए थे कि गांधी जी कह रहे हैं डू और डाई। अब ये नहीं कह रहे गांधी जी की हथियार उठा लो और तब मरो, गांधी जी कह रहे हैं कि सत्याग्रह ही करना है, राइट। लेकिन अब की बार जब लाठियां पड़ेंगी, गोलियां चलेंगी, तो पीछे नहीं हटना है। अब की बार गोली लग रही है तो सीने पे गोली खा लो, राइट। इस सेंस में उन्होंने कहा कि डू और डाई। So he was not proposing polite petition or satyagraha of the old type. Do or die meant either free India or die in the attempt. He was asking Indians to embrace danger without retreat. At 72 years of age, वो व्यक्ति अभी भी जो है वो पूरी तरह लड़ने को मरने को तैयार हो रखा था, 72 साल की उम्र में भी, और लोगों को भी किया। उसके अलावा जवाहरलाल, नेक्स्ट अनदर लीडर इज जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें आप कह सकते हैं एट दैट टाइम वाज अ रिलक्टेंट रेवोल्यूशनरी, बिकॉज नेहरू वाज कंसीडर किया जाता है, हिस्ट्री में कई बुक्स में लिखा गया था, नेहरू वाज अ डीपली इमोशनल टाइप ऑफ पर्सनालिटी। एंड इन दिस मैटर, क्विट इंडिया के मैटर में भी, ही वाज डीपली कन्फ्लिक्टेड। एट वन साइड ही वाज एंटी फैसिस्ट टू हिज कोर, he believed Hitler must be defeated, right? He worried, but at the other side he worried that the Quit India will play in the hands of the allied forces, sorry, axis forces। यानी कि जापानीज को सपोर्ट कर जाएगा। अगर हम ब्रिटिशर्स को अंदर से खोखला कर देंगे तो जापानीज को अपर हैंड मिल जाएगा कंट्रोल में आने के लिए। और अगर जापानीज कंट्रोल में आते हैं तो मतलब वो एक्सिस फोर्सेस, एक्सिस था ना जापान और जर्मनी का उस समय, तो इन मतलब इनडायरेक्टली जो है वो हिटलर को मदद हो जाएगी। इस कॉन्फ्लिक्ट में था जवाहरलाल नेहरू, बट अल्टीमेटली ही स्टूड विद गांधी। आफ्टर हिज अरेस्ट, his imprisonment became a symbol of movement's legitimacy। एक बार गांधी, नेहरू, मतलब टॉप लीडरशिप जैसी अरेस्ट हुई, ये अरेस्ट होना ही सिंबल बन गया। 8 अगस्त को, जिस दिन सुबह सुबह मैदान में खड़े होकर गांधी जी भाषण दे रहे थे, उसी दिन धर लिया गया था उन्हें। थोड़ी देर में इवेंट्स भी देखेंगे क्या है, पहले लीडर्स को देख लेते हैं। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि ऑर्गेनाइजर थे। पटेल साहब बहुत अच्छे से समझते थे कि जनता को जोड़ना कैसा। ही अंडरस्टूड मास मोबिलाइजेशन,
He was the one who worked on the ground, coordinated Congress committees, and translated Gandhi's moral vision into a political action. And he was also arrested immediately. Apart from him was Jayaprakash Narayan. Jayaprakash Narayan was the underground commander. Wait 1 second. Let me hydrate. So जयप्रकाश नारायण वॉज दी अंडरग्राउंड कमांडर, यंग लीडर। बाकी सभी लोग, बड़े बड़ी लीडरशिप सारी अरेस्ट हो गई, लेकिन मूवमेंट फिर भी चलता जा रहा है। कौन चला रहे थे? ये अंडरग्राउंड जो लीडर्स हैं, अंडरग्राउंड जो कमांडर्स हैं, जिनमें से एक है जयप्रकाश नारायण। बिकॉज जेपी ही एस्केप्ड फ्रॉम दी हजारीबाग जेल एंड लेड दी अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस। ही कोऑर्डिनेटेड साबोटाज ऑपरेशंस। साबोटाज क्या किया जा रहा था? रेलवेज को, टेलीग्राफ की लाइंस को, गवर्नमेंट ऑफिस को, राइट। तो ये साबोटाज ऑपरेशंस उन्होंने कोऑर्डिनेट करे। केप्ट द मूवमेंट अलाइव व्हेन अबव ग्राउंड लीडरशिप वाज डेसिमेटेड। उनको अरेस्ट कर लिया गया 3 साल के लिए जेल में, और कड़ी जेल में एक एक अगर वो चिट्ठी भी लिख रहे हैं तो सारी चीजें जो है वो सेंसर की जा रही है उनकी। कौन उनसे बात कर रहा है, कौन बात नहीं कर रहा है, राइट। क्या वो इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं लीडर मूवमेंट पर? डाल ही नहीं सकते, उनको मिलने ही नहीं दिया जा रहा था ज्यादातर लोगों से, तो वकीलों के अलावा। So above ground leadership was decimated and became the most dangerous, and JP became the most dangerous man जिनको ब्रिटिशर्स जो है वो चेज कर रही थी। उसके अलावा यही लीडर्स नहीं है, और भी है वुमेन लीडर्स एंड कई अंडरग्राउंड हीरोज हैं जिनके बारे में जो है वो हम क्विट इंडिया में पढ़ते ही नहीं कई बार, राइट। और प्रीलिम्स और मेंस में उन पर जो है वो सवाल पूछा जाता है, नॉट जस्ट यूपीएससी के प्रीलिम्स में, बट अन्य एग्जाम्स में भी जो है वो वुमेन का क्या पार्टिसिपेशन है, या अदर लीडरशिप, अदर जो लीडर्स है, सबाल्टर्न से जो लीडर निकल कर आ रहे हैं, उनकी क्या भूमिका है, वो भी हमें पढ़ना जरूरी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट वुमेन लीडरशिप में अरुणा आसफ अली की। द हीरोइन ऑफ बॉम्बे जो है वो ने कहा गया। सो व्हेन ऑल सीनियर लीडर्स वर अरेस्टेड ऑन 9 अगस्त, इट वाज अरुणा आसिफ अली हु होइस्टेड द कांग्रेस फ्लैग एट द ग्वालियर टैंक मैदान। शी वेंट अंडरग्राउंड, उसके बाद मैदान में लगाकर अरेस्ट जब सब हो गए, झंडा लगाया और अंडरग्राउंड हो गई। एंड अंडरग्राउंड रेजिस्टेंस अक्रॉस मेनी सिटीज शी ऑर्गेनाइज्ड दैट। शी वर्कड विद उषा मेहता ऑन अ सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। एक सीक्रेट रेडियो वो चला रहे थे, राइट, रेडियो वेव्स का यूज करके। और क्योंकि उस समय तो जो मास कम्युनिकेशन के जो साधन थे वो इधर प्रिंट मीडिया था या रेडियो था, टेलीविजन जो है वो अवेलेबल नहीं था। आप टेलीग्राफ के माध्यम से या ट्रंक कॉल्स जो है वो कर सकते थे, लेकिन मासेस के साथ कनेक्ट करने का तरीका या तो प्रिंट मीडिया था, यानी कि न्यूज़पेपर, पैम्फलेट्स, या तो रेडियो, राइट। अब प्रिंट मीडिया पर जितने भी प्रिंट हाउसेज हैं उन सब पर तो है ब्रिटिशर्स का स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, राइट। लेकिन अगर आप एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन अगर आप बनाते हैं, रेडियो वेव्स का अगर इस्तेमाल करते हैं, तो एक सर्टेन किलोमीटर के रेडियस में जो है वो आप ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं। रिस्क तो है डिटेक्ट होने का, लेकिन अगर आपके पास अच्छा स्पाई नेटवर्क है तो आप जो है वो पता लगा सकते हैं कि कब आपको कोई कैप्चर करने आ रहा है, और आप फिर वहां से मूव करके किसी और जगह जाकर बैठ जाओ और वहां से ब्रॉडकास्ट करो। फिर जब आपको पता चले कि अथॉरिटी जो है फिर कैच करने आ रही है, तो वहां से मूव हो जाओ, किसी और जगह चले जाओ। सो दिस वाज, ये कर रही थी अरुणा आसफ अली एट दैट टाइम विद किसके साथ मिलकर? उषा मेहता, राइट। और इन्होंने जो है वो डिफाइंट जो स्पिरिट है मूवमेंट की उसको बरकरार रखा बाय ऑपरेटिंग द सीक्रेट कांग्रेस रेडियो। उषा मेहता की बात करें, वॉइस ऑफ द अंडरग्राउंड। सो एट जस्ट 22 years of age, Usha Mehta ran the secret Congress radio from rotating locations across Bombay. हम 22 साल की उम्र में क्या कर रहे थे? सोचकर देखो, इफ यू आर 22 और इफ यू आर ओल्डर देन 22, तो सोच के देखिए 22 साल की उम्र में आप लोग क्या कर रहे थे, या मैं खुद भी सोच रहा हूँ एक्चुअली, राइट। और ये 22 साल की उम्र में उषा मेहता जी एक सीक्रेट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम चला रही है मल्टीपल लोकेशन से, जबकि दुनिया का सबसे खतरनाक प्रेडेटर ब्रिटिश अंपायर इन्हें खोज रहा है। 22 साल की उम्र में इतना अचीव कर लिया इन्होंने, सक्सेसफुली चलाया काफी लंबे टाइम तक, राइट। ब्रॉडकास्टिंग शो, सो शी वाज secretly running the Congress radio from rotating locations across Bombay, broadcasting nationalist news। क्या कर रहे थे? नेशनल न्यूज टू डिफाई द इंफॉर्मेशन ब्लैकआउट, क्योंकि अखबार बंद, पैम्फलेट्स बंद, और ब्रिटिशर्स जो है वो अपना प्रोपागेंडा चला रहे थे। तो ये जो इंफॉर्मेशन का जो एक्चुअली में क्या हो रहा है, इसका जो ब्लैकआउट है, इसे फिल करने का काम ये रेडियो स्टेशन कर रहे थे। एंड व्हेन शी वाज फाइनली कॉट, शी वाज इन प्रिजन फॉर 4 years। 4 साल के लिए उनको भी जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट लीडर इज राम मनोहर लोहिया, द सोशलिस्ट वॉइस। तो लोहिया also was also working with the underground radio stations. He wrote pamphlets, he coordinated with Jayaprakash Narayan and kept the ideological fire burning. He represented a strand of nationalist socialism that went beyond the elite Congress leadership. Right? So एक सेकंड लेवल की जो है वो लीडरशिप डेवलप होने लगी विद इन दी कांग्रेस, और जो कि आजादी के बाद एक बड़े लेवल पर जो है वो लीडरशिप के रूप में डेवलप भी होंगी, राइट। देन मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहे थे, ऐसे में देखते हैं। द एब्सेंट प्लेयर्स, आरएसएस, हिंदू महासभा, मोहम्मद अली जिन्ना और द मुस्लिम लीग, they didn't participated in the, they were the absentees in the क्विट इंडिया मूवमेंट। उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, राइट। और देखते हैं जिन्ना साहब ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया। मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट
एंड जिन्ना प्रॉब्लम ये है, ये जो है वो क्रिटिसिज्म है क्विट इंडिया मूवमेंट का, कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो बगैर सर पैर के डिजाइन कर दिया गया, ठीक है, जबकि उन्हें पता था कि टॉप लीडरशिप जो है वो तुरंत अरेस्ट हो जाएगी। जैसे ही टॉप लीडरशिप जो है वो अरेस्ट हो जाती है, मूवमेंट तो चलता जाता है, लेकिन दैट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल वैक्यूम ऑफ टॉप लीडरशिप, और इस पॉलिटिकल वैक्यूम का फायदा उठा लेते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, राइट। एंड द बिकॉज द टॉप लीडरशिप वाज इन जेल थ्रू 1945 तक, and Jinnah negotiated, organized and built the political infrastructure in the meantime that led to the partition and that led to the creation of Pakistan, right? So quit India movement की जो टाइमिंग है, it costed us a partition, right? ये एक क्रिटिसिज्म है क्विट इंडिया मूवमेंट का। तो अब फाइनली बात करते हैं टाइमलाइन की, कि क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्चुअली हो क्या रहा, राइट? सो व्हाट एक्चुअली हैपेंड नाउ। आमतौर पर जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, अगर आपने पढ़ा होगा तो केवल ये पढ़ लिया होगा, ठीक है, टाइमलाइन पढ़ लिया होगा, लेकिन मैंने आपको लीडर्स के बारे में भी बताया, ठीक है, कॉजेस भी बताए, कॉजेस भी पढ़ते ही हैं, चलो बैकग्राउंड भी बताया, सो ताकि हर डायरेक्शन से, क्रिटिसिज्म भी हम डिस्कस करेंगे, लिमिटेशंस भी डिस्कस करेंगे, ताकि हर एंगल से जो है वो, अगर हर एंगल से आप आंसर को प्रिपेयर करें, अगर यूपीएससी किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछता है, सो यू आर एबल टू आंसर इट क्लियरली, ठीक है। नाउ लेट अस लुक एट दी टाइमलाइन, 1 सेकेंड, या सो द गवर्नमेंट मूव विद एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्पीड, राइट। गांधी वाज स्पीकिंग ऑन 8 अगस्त, ब्रिटिश जो है वो ऑलरेडी प्लान जो है तैयार करके बैठे हुए थे। बाय द डॉन ऑफ 9 अगस्त, 9 अगस्त की सुबह ही वर्चुअली द एंटायर कांग्रेस वर्किंग कमेटी वाज अरेस्टेड। गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, कृपलानी, सबको अरेस्ट कर लिया गया, और ब्रिटिशर्स को ये लग रहा था कि ऑर्गेनाइज करने से, बड़ा मतलब मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने से पहले हम इनको अरेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जबकि ऐसा हुआ नहीं। समथिंग रिमार्केबल हैपेंड, पीपल डिडंट स्टॉप, विदाउट लीडर्स, विदाउट अ प्लान, विदाउट इंस्ट्रक्शंस, इंडियंस रोज अप स्पॉन्टेनियसली अक्रॉस द कंट्री। कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग तुरंत खड़े हो गए। मतलब ये तो ऐसा ऐसा क्लियरली नजर आया कि जो गांधी जी, या पूरा जो इंडियन नेशनल मूवमेंट, मैं केवल एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, एवरीवन, जो भी उस समय नेशनल मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, वो पिछले 30-50 सालों से जो भी ट्रेनिंग कर रहे थे हमारे समाज की, उस पर जो है वो खरा उतरा समाज। क्योंकि जैसे ही लीडरशिप हट गई, अब ऑर्डर्स की जरूरत नहीं थी, उन्हें पता था, ऑटोमेटिकली नेचुरल, यानी कि एक तरह से इंस्टिंक्ट बन गया उनका। दे न्यू दैट नाउ व्हाट वी हैव टू डू, एंड व्हाट दे डिड वाज डू और डाई। इन बिहार एंड यूपी, रेलवेज जो है वो लाइंस को तबाह कर दिया गया, टेलीग्राफ लाइंस को तो काट दिया गया, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया गया। मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल में साइक्लोन जब वहां पर हिट करता है, तो गवर्नमेंट जो है वहां पर ऑलरेडी, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से हट जाती है, क्योंकि साइक्लोन हिट करता है वहां पर, तो उधर जो है वो लोग अपनी तरफ से एक जातीय सरकार बना देते हैं, राइट। तो लोकल गवर्नमेंट्स जो है वो लोगों ने सब छोटी छोटी पॉकेट्स एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। तो आप समझ रहे हैं ना, ब्रिटिशर्स जिन्होंने एक टाइम पे एक कंट्रोल किया हुआ था इंडिया पर बहुत बुरा, राइट, अब वो इतना वर्ल्ड वॉर के चलते, और भी जो भी मैंने आपको कॉलेज बताया, वो इतना कमजोर था कि ड्यूरिंग दिस मूवमेंट पीपल वर एबल टू एस्टेब्लिश पैरेलल गवर्नमेंट्स, राइट। सो पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो बंगाल में, मिदनापुर में एस्टेब्लिश होती है जातीय सरकार, ठीक है। इट वाज एस्टेब्लिश बाय सुचेता कृपलानी एंड मंतगिनी हजराज, मंतगिनी हजराज फॉलोअर्स, क्योंकि बड़े बड़े लीडर्स तो जो है वो क्या थे, अरेस्टेड थे। एंड मजे की बात यह है दैट इट फंक्शनड फॉर इयर्स देन, एंड इट आल्सो प्रूव्ड कि भैया भारतीय, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो ये बोले जाते हैं कि आप सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रेडी नहीं है, आप सेल्फ गवर्नमेंट के लिए रेडी नहीं है, आप नहीं चला सकते सरकार अपनी, हम ही आपको, गोरे लोग ही आपको सिविलाइजेशन देकर जाएंगे, ठीक है, यू आर नॉट रेडी फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। और जब मिदनापुर में ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है और कई सालों तक काम करती है, तो ये क्लियरली प्रूव करता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो हमें गैस लाइट कर रहे थे बेसिकली काफी लंबे सालों से, कि तुमसे नहीं हो पाएगा, राइट। और एग्जांपल्स है, सतारा महाराष्ट्र में एक प्रति सरकार जो है वो बनती है, काउंटर गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना पाटिल। इट रैन इट्स ओन कोर्ट, अपनी कोर्ट्स चला रहे हैं, अपने खुद ही अपने डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर रहे हैं, टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, एक पैरेलल स्टेट जो है वो प्रॉपर एस्टेब्लिश कर लिया विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। बलिया उत्तर प्रदेश की बात करें, लोकल लीडर चिट्टू पांडे ब्रीफली जो है वो बलिया को अंग्रेजी शासन से आजाद कर लेते हैं, यानी कि पूरी तरह अंग्रेजी शासन वहां पर खत्म कर दिया कुछ टाइम के लिए। लेकिन फिर ब्रिटिश ट्रूप्स जो है वो, एंड एक केवल आजाद नहीं, एक पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया, बट दैट रैन ओनली फॉर अ वीक, क्योंकि पूरी तरह आजाद कर लिया ये तो ज्यादा ही मतलब ईगो पर हर्ट हो गया ब्रिटिशर्स के, उन्होंने बहुत फोर्स से वापस जो है वो, मतलब मिलिट्री माइट से वापस जो है वो टेरिटरी अपने कंट्रोल में ले ली। तो ये जो सब चल रहा था, अगर इसकी टाइमलाइन हम देखें, तो 8 अगस्त को गांधी जी जो है वो डू और डाई की स्पीच देते हैं, राइट। 9 अगस्त को जो है वो एंटायर कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो है वो अरेस्ट हो जाती है। अगस्त से सितंबर में जो है वो स्पॉन्टेनियस अपराइजिंग होती है, रेलवे सैबोटाज, टेलीग्राफ लाइन को काटा जाता है, पुलिस स्टेशन पर अटैक किया जाता है। सितंबर से अक्टूबर तक पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो जाती है कुछ जगहों पर, ठीक है। सतारा प्रति सरकार, तमलुक जातीय सरकार, बलिया लिबरेशन। अक्टूबर 1942 तक आते आते अब ब्रिटिशर्स जो है वो बहुत फियर्स तरीके से इस मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। सो मच, इतना फियर्स था उनका एक्शन कि उन्होंने एरियल बॉम्बिंग्स का इस्तेमाल किया, एरियल स्ट्राफिंग कहा जाता है उसको, एरियल स्ट्राफिंग उन्होंने करनी शुरू करी, मास फ्लॉगिंग उन्होंने करनी शुरू करी। एरियल स्ट्राफिंग का मतलब होता है कि गांव के ऊपर बम गिराते चलो, बस मशीन गन से लोगों को भून दो,
राइट, बम गिराओ जितने ज्यादा हो सके, राइट, और मास लेवल पर लोगों को कलेक्टिव पनिशमेंट जो है वो दी। जो अंग्रेजों की तरफ से आंकड़ा है वो ये है कि लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया और लगभग 1,000 लोगों की मृत्यु हुई। लेकिन जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हैं और नेशनलिस्ट फिगर्स थे उस टाइम के भी, कंटेम्प्रेरी भी, उन्होंने यही कहा कि 1,000 जो है वो नंबर बहुत कम है, बहुत ज्यादा लोगों को ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को सप्रेस करने के चक्कर में मारा है। एंड बाय अक्टूबर 1942 मूवमेंट जो है वो एक्टिवली ब्रिटिशर्स ने सप्रेस कर दी। लेकिन अंदर ही अंदर जो है वो कहीं ना कहीं मूवमेंट चालू रही, बिकॉज कुछ लीडर्स जैसे राम मनोहर लोहिया, जेपी, देवर स्टिल एट लार्ज, राइट। सो पैरेलल गवर्नमेंट्स, प्रति सरकार, जातीय सरकार, एंड ब्रीफ लिबरेशन ऑफ बलिया। अब देखते हैं फाइनली रिजल्ट्स क्या है, लेगेसी जो है वो क्या है, इस मूवमेंट की लेगेसी जो है वो क्या रही, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस भी हम देखेंगे। सवाल सिंपल ये है कि क्या क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीड करता है? ठीक है, कि मतलब क्रिटिकल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अगर क्रिटिकल एनालिसिस भी अगर आ जाता है, इवेलुएट करने को आ गया प्रॉपर, तो आपके पास सभी पक्ष के आंसर जो है वो आंसर लिखने के लिए पॉइंट्स होने चाहिए। सवाल ये है कि डिड क्विट इंडिया मूवमेंट सक्सीड, और ऑनेस्ट आंसर ये है कि ये डिपेंड करता है कि आप किसे सक्सेस मान रहे हो। ठीक है, अगर आप मिलिट्री और टेक्टिकली अगर आप देख रहे हैं तो ये कंप्लीट फेलियर था, बिकॉज क्विट इंडिया मूवमेंट डिड नॉट रिजल्ट इनटू लिबरेशन और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। ब्रिटिशर्स जो है वो मौजूद रहे, मूवमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से क्रश कर दिया गया। कांग्रेस वाज आउट ऑफ कमीशन फॉर ऑलमोस्ट 3 years, दैट गेव अनइंटरप्टेड अपॉर्चुनिटीज टू जिन्ना टू कंसोलिडेट हिज or Muslim League's idea of establishing a separate nation for Muslims and call it Pakistan, right? That eventually gradually resulted into partition of India. So yes, at on those all those front, it was a complete failure, right? Because it was a ऑर्डर, मतलब एक मिशन जो है वो इस मूवमेंट का क्लियर नहीं था कि करना क्या है। लोगों ने जस्ट बस कर दिया। ठीक है, लोग इतने भरे हुए थे अंदर से, लोगों ने बस कर दिया, करना क्या है, डायरेक्शन नहीं थी, कोई क्लियर लीडिंग लीडर नहीं थे ऑब्वियसली, या बड़े लीडर्स जो है वो एब्सेंट थे। कुछ लीडर्स थे वो डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे थे, बट लार्ज बड़े लेवल पर जो है वो इट वाज अ डायरेक्शनलेस मूवमेंट। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इन अ डीपर सेंस, इट सक्सीडेड इनॉर्मसली। एक साइड आप कह सकते हैं कि यस इट फेल्ड, दूसरी साइड आप कह सकते हैं कि इसका सक्सेस भी है। पहला कारण क्या है? सबसे पहले इट डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इंडिया वाज अनगवर्नेबल विदाउट इंडियन कंसेंट। ठीक है, अगर आप हमसे पूछकर नहीं हमें गवर्न करोगे, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो अंग्रेजी सरकार है या आजाद भारत की सरकार है, राइट, इंडिया इज अनगवर्नेबल विदाउट इंडियन कंसेंट। लोगों से पूछकर ही चलाना पड़ेगा देश, बिकॉज इवन विद ऑल द लीडर्स इन जेल 350 मिलियन पीपल जो है वो मूवमेंट के लिए खड़े हो गए, राइट। एंड दैट लेसन जो है वो लेसन बहुत अच्छे से एटली को उस समय समझ आया, जिसने बाद में कहा भी दैट इट वाज द गांधीज मूवमेंट दैट रिजल्टेड इनटू, दैट बिकेम अ मेजर फैक्टर इन देयर 1947 डिसीजन ऑफ लीविंग इंडिया, राइट। सेकंड, दूसरा जो है वो कारण या दूसरा पॉइंट टू एक्सप्लेन दैट हाउ इट इज अ enormous success, it created a generation of underground nationalist fighters such as JP Lohia, Rana Safali, Usha Mehta, right, who carried the movement forward and many of whom shaped the post independence India। एक लीडरशिप जो है वो क्रिएट करी। देखिए, मूवमेंट मूवमेंट से जो है वो लीडरशिप क्रिएट होती है, राइट। क्विट इंडिया मूवमेंट से जेपी राजमनोहर लोहिया जो है वो क्रिएट हुए, और जब जेपी मूवमेंट हुआ 1980s में, तो आज की जो बड़ी लीडरशिप है वो उस समय क्रिएट हुई थी। अमित शाह, मोदी जी, राइट, और भी बहुत लंबी लिस्ट है। ठीक है, वो सारे जो बड़े लीडर्स हैं वो जेपी मूवमेंट के दौरान डेवलप हुए। जेपी जयप्रकाश नारायण खुद कब क्रिएट हुए? क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, दूसरा कारण यह है कि नेशनलिस्ट लीडर्स की एक नई जनरेशन जो है वो प्रोड्यूस करके दी इस मूवमेंट ने, एंड दोज शेप दी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया ऑल्सो। तीसरा आप लिख सकते हैं, एक जो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप था इंडिया और ब्रिटिशर्स का, वो भ्रम जो है भारतीयों के अंदर ये था, जो डाला हुआ था अंग्रेजों ने, मैंने बोला ना गैस लाइट कर रहे थे वो, तो हमें वो भ्रम जरूर टूट गया। ठीक है, वो जो है एम्पायर का कि ब्रिटिश एम्पायर ही भारत को चला सकता है, वो भ्रम हमारा टूट गया और हमने खुद को जो है वो रूल करना शुरू किया। और चौथा जो पॉजिटिव पॉइंट ये है कि प्रूव कैसे किया हमने, केवल साइकोलॉजिकल नहीं था, प्रूव भी किया हमने, पैरेलल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करी, सतारा में, तमलुक में, बलिया में। ठीक है, और ये जो ब्रिटिश नैरेटिव है ऑफ सिविलाइजिंग मिशन, ये व्हाइट बर्डन उठाकर जो चल रहे हैं और हमको सिविलाइजेशन प्रोवाइड जो है करने का जिम्मा उन्होंने उठाया, ये भ्रम जो है वो पूरी तरह टूट गया। ठीक है, तो लिमिटेशंस तो है ही, तो स्ट्रेंथ भी है और लिमिटेशंस बोथ है। सो क्या वर्डिक्ट है? सो इट वाज नॉट अ टेक्टिकल सक्सेस नॉर अ मियर फेलियर, अ मोरल टर्निंग पॉइंट दैट मेड इंडिपेंडेंस इनएविटेबल बट हुज स्ट्रेटेजिक कॉस्ट रिमेन्स फियर्सली डिबेटेड। कारण मतलब कॉस्ट क्या हमें पे करनी पड़ी? पार्टीशन हो गया। क्यों? क्योंकि जिन्ना को टाइम मिल गया, एटलीस्ट 3 साल मिल गया, लीडरशिप जो है वो बाकी सारी जेल में है, उनको 3 साल मिल गया कंसोलिडेट करने के लिए अपनी पोजीशन ऑन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू नेशन, राइट। अब देखते हैं हिस्टोग्राफिकल डिबेट क्या है यहां पर, कौन डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हिस्टोग्राफी क्या बोलती है। ठीक है, यानी कि अलग अलग तरह के राइटर्स जो हैं वो सेम मैटर पर क्या क्या बोल रहे हैं। तो नेशनलिस्ट स्कूल की बात करते हैं,
जैसे हम बिपिन चंद्रा की आमतौर पर किताब जो है वो पढ़ते हैं, राइट। तो बिपिन चंद्रा साहब या नेशनल स्कूल क्या कहता है, दे सी द क्विट इंडिया एज अ हीरोइक टर्निंग पॉइंट। हीरोइक टर्निंग पॉइंट कह रहे हैं फॉर द इंडियंस और इंडिया द मूवमेंट, राइट। द क्लाइमेक्स ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल एंड द ब्रिटिश डिपार्चर बिकेम इनएविटेबल, ये कह रहे हैं नेशनलिस्ट। सबाल्टर्न स्कूल क्या कह रहा है, सबाल्टर्न स्कूल यानी कि एक ऐसा स्कूल ऑफ थॉट जो कि बड़ी लीडरशिप, राजा महाराजा की बात नहीं करता है, वो आम लोगों ने क्या रोल प्ले किया है हिस्ट्री में, उससे जो है वो हाईलाइट करता है द सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट। लाइक ज्ञानेंद्र पांडे है, शाहिद अमीन है, रजत रणजीत गुहा साहब हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि जो रियल हिस्ट्री है क्विट इंडिया मूवमेंट की, वो गांधी, नेहरू और जिन्ना इनकी स्टोरी नहीं है। जो रियल हिस्ट्री है वो पेजेंट है बिहार के, जिन्होंने कोर्ट हाउसेस में आग लगा दी। वो बंगाल की वो वुमेन है, लठियाल स्क्वाड, जिन्होंने लाठी वाले जो स्क्वाड लिए और अंग्रेजों को कूटा, जिन्होंने, या अंग्रेजी दफ्तरों में जाकर इनफैक्ट कूटा गया लोगों को, वहां काम करते थे, भारतीयों को भी भगाया, बंद करवाया, ताले लगवाए, आग लगा दी, राइट। तो उन्होंने उन्होंने एक्चुअली लीड किया इस मूवमेंट को। सबाल्टर्न स्कूल इट रिकवर्स द वॉइसेस दैट नेशनल हिस्टोरियोग्राफी इरेजेस। उसके अलावा रिविजनिस्ट स्कूल लाइक आरजे मूर, जूडिथ ब्राउन, आयशा जलाल, क्या बोलते हैं, ये थोड़े से क्रिटिकल हैं, ये ज्यादा क्रिटिकल है रिविजनिस्ट स्कूल वाले। आल्दो अब आपको स्कूल ऑफ थॉट पर या हिस्टोग्राफी पर जीएस में जो है वो पॉइंट आमतौर पर लिखना नहीं होता है आपको, लेकिन मैं यहाँ पर क्यों मेंशन कर दे रहा हूँ, ताकि आपको काउंटर पॉइंट्स जो है वो मिल जाए, अलग अलग व्यूज जो है वो पता चल जाए। जो डिस्कस वाले जो क्वेश्चन है उसके लिए काफी बेहतर रहता है ये, अगर आपको हिस्टोग्राफी पता हो, हिस्ट्री में डिस्कस वाले जो क्वेश्चन होता है, डिस्कशन तभी होता है ना जब दो या दो से ज्यादा ओपिनियन हो, ठीक है, उन्हीं के बीच में डिस्कशन होगा। सो रिविजनिस्ट क्रिटिकल है, वो क्या कहते हैं, दे आर्ग्यू दैट मूवमेंट वाज स्ट्रेटेजिकली इनकोहेरेंट, राइट, बिकॉज मूवमेंट में कोई लीडरशिप नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, एंड इट रिजल्टेड इनटू व्हाट, इट यूनिफाइड द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशर्स को, उनके जो, हम कोर्ट हाउसेस जला रहे थे, रेलवे लाइन तोड़ दे रहे थे, ब्रिटिशर्स जो है वो इकट्ठा हो गए आपस में, यूनिफाई हो गए। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में जो आपस में डिसेंशन चल रही होंगी वो, तो उन्होंने कहा कि हम बाद में लड़ लेंगे आपस में, पहले हम क्विट इंडिया मूवमेंट को दबाएं, ठीक है। सो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या हो गया, यूनिफाई हो गया। एंड अगर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ हमारे मतलब हिमायती थे भी, राइट, हमारे सिंपथाइजर्स अगर थे भी, तो उनसे हमने, यानी पोटेंशियल अलाइज अगर थे, तो उनसे हमने दूरी बना ली, राइट। और सबसे इंपॉर्टेंट तो है ही दैट इट हैंडेड क्विट इंडिया मूवमेंट गेव 3 uninterrupted years to build the league and which resulted into partition of course। और पोस्ट कॉलोनियल स्कूल क्या कहता है, वो ये सारे पॉइंट्स मानता है कि चलो ये सारी बातें ठीक है, लेकिन एक बात और बोलता है, वो ये क्वेश्चन करता है कि गांधीयन नॉन वायलेंस को क्वेश्चन करते हैं पोस्ट कॉलोनियल स्कूल ऑफ थॉट। वो ये कहते हैं कि बाय दैट टाइम गांधीयन नॉन वायलेंस वो हो चुका था, उसका काम नहीं था। दिस वाज, मतलब अब ये वो लिमिट आ चुकी थी कि अब तो हिंसा करनी ही पड़ेगी, तभी जो है वो ब्रिटिशर्स को बाहर बाहर भगा सकते हैं, right? So that is what they questioned. They questioned Gandhian non-violence, and they said that Gandhian non-violence had run its course, right? The state repression of 1942, जिस लेवल पर रिप्रेस उन्होंने किया 1942 में, उसके अगेंस्ट जो आप सत्याग्रह नहीं कर सकते, वो तो आप क्लियरली मरोगे ही। गांधी जी क्या कह रहे हैं, तब तक सत्याग्रह करते रहो, या जब तक आजादी नहीं मिल जाती, या तो जीत नहीं जाते, राइट। ये जो पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियंस है, ये कह रहे हैं कि मर ही जाते हम, क्योंकि सामने से इस तरह का रिप्रेशन वो कर रहे हैं, वो सुनने को राजी ही नहीं थे ब्रिटिशर्स, राइट। तो करो या मरो में मरो ही होना था हमारा, राइट। सो गांधीयन नॉन वायलेंस से काम नहीं चलना था, वी नीडेड एट दैट टाइम आर्म्ड रिबेलियन, राइट, बिकॉज इस तरह के मिलिटराइज्ड एम्पायर के साथ जो है वो, अगर आप अनआर्म्ड रेजिस्टेंस करेंगे, सो इट वाज फ्यूटाइल, राइट। सो एंड दैट इज द ट्रुथ, बिकॉज इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एंगेजिंग ऑल दीज लेंसेज। हर लेंस से अगर आप देखेंगे, तब जाकर जो है वो आपको पूरी कहानी अच्छे से समझ आएगी, राइट। सो फाइनली कंक्लूड करते हैं अब। अच्छा, आंसर कैसे लिखेंगे, चलो आंसर स्ट्रक्चर कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। इंट्रो में आप मूवमेंट को डिफाइन कर सकते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक, राइट, डेट, कंटेक्स्ट, एक वन पावरफुल कोट, गांधी जी का कोट जो है वो आप डाल दीजिए, या और मूवमेंट से रिलेटेड कोई कोट। कॉजेज में 3 पॉइंट आ गए, क्रिप्स का फेलियर, जापानीज रेट, इकोनॉमिक क्राइसिस और कांग्रेस रेडिकलाइजेशन। ये सवाल जो है 10 नंबर के लिए आया था, राइट, कि कौन कौन से इवेंट जो है वो दैट लेड टू क्विट इंडिया मूवमेंट, एंड फिर आपको बताना था कि उसका रिजल्ट क्या है। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन 2024 मेंस जीएस पेपर 1, राइट। सो इंट्रो का एक पॉइंट आ गया आपका, इंट्रो का, ठीक है। कॉजेज के आपके पॉइंट आ गए 4, क्रिप्स फेलियर, जापानीज थ्रेट, इकोनॉमिक क्राइसिस और कांग्रेस रेडिकलाइजेशन, राइट। फिर रिजल्ट के पॉइंट आ गए आपके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, फिर आपका आ गया लास्ट में क्रिटिकल एनालिसिस, राइट। सो 1 2 3 4 5 6 7, और क्रिटिकल एनालिसिस में भी 2 पॉइंट, एक पॉजिटिव का और एक नेगेटिव का, और फिर कंक्लूजन, तो 9 पॉइंट हो जाएंगे आपके आंसर में। हर एक पॉइंट अगर आपका 15 से 20 वर्ड का रहता है, तब जाकर आप 150 से 170 की रेंज में जो है वो आएंगे वर्ड लिमिट में, और तब आपका आंसर 4 चांद लगेगा। और अगर आप 9 पॉइंट लिख रहे हैं, तो जाकर आपको 4.5 नंबर जो है वो इसमें मिलेंगे। 10 पॉइंट लिख देंगे तो 5 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन 10 पॉइंट लिखने के लिए आपको वर्ड लिमिट जो है वो नहीं रहेगी,
तो आपको फिर स्टेटमेंट्स को छोटा करना पड़ेगा। देखिए, दिस इज हाउ टेक्निकल आंसर राइटिंग इज। सो क्लास में आइए मेरी, आई एम विद अपवर्ड स्टडी, आई एम इन धर्मशाला, राइट। मेन आंसर राइटिंग कैसे की जाती है, जब छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं, वर्ड लिमिट से पॉइंट्स को कैसे स्ट्रक्चर करें, पॉइंट्स को कैसे छोटा करें, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, कहाँ पॉइंट्स लिखने हैं, राइट। क्योंकि देखिए, मैंने इस पे हिस्टोग्राफी वाला पॉइंट जो है वो ऐड नहीं किया, ये हम पॉइंट हटा सकते हैं, बिकॉज हमें क्या रखना है क्या हटाना है, यही कला है सारी। और कंक्लूजन क्या है, नॉट जस्ट अ फेलियर और सक्सेस, मॉरल टर्निंग पॉइंट, एटली ने खुद कहा लास्ट में, राइट। सो लेट अस टेक द कंक्लूजन। क्लेमेंट एटली, खुद क्लेमेंट एटली जो है वो कहते हैं कि 1942 का जो मूवमेंट है, या फॉर दैट मैटर इस तरह के जो मूवमेंट है, दीज रिजल्टेड इनटू और फोर्स्ड, या इनका कल्मिनेशन है, रिजल्टेड इनटू द इनएविटेबल डिपार्चर ऑफ ब्रिटिशर्स, राइट। So this is the power and the tragedy and the glory of the Quit India movement. So that is all for today. Until next time, make sure कि आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप क्या सोचते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, ठीक है। आंसर लिखने की कोशिश जो है वो आप जरूर कीजिएगा। डू और डाई, सी यू सून, जय हिंद।